आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। लोग कहते हैं नक्सलियों के लिए आपका नाम ही काफ़ी हथियार डलवाने के लिए, कितनी सच्चाई है? जिन इलाकों में पुलिस के लोग जाने में संकोच करते थे, उन इलाकों में हमने अपनी पोस्ट बनाई, अपनी चौकियां खोली और बिल्कुल मोर्चे पे खड़े रहे कि अब आमने सामने का मुकाबला होगा। तो कहीं न कहीं पुलिस का अपर हैंड करके हम लोग आए थे और उस दौर में तमाम नक्सली मुठभेड़ों में मारे गए, बहुतों ने सरेंडर किया। सर, पब्लिक कहती है पुलिस जो है काम नहीं करती। अगर पुलिस काम नहीं करती, नहर में पानी नहीं आ रहा तो भी पुलिस के पास, नहर का तटबंध टूट गया तो भी पुलिस के पास, सड़क में गड्ढा हो गया तो भी पुलिस के पास, स्पीड ब्रेकर चाहिए तो भी पुलिस के पास। हसीन बंटी को मार गिराने के बाद पुलिस महकमे के लिए आप प्रेरणा स्रोत बने। हसीन बंटी संजोग से ज्यादा ही डेयरिंग काम कर बैठा, जिसकी वजह से पुलिस के घेरे में आया। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं यूपी पुलिस के एक ऐसे जाबाज अधिकारी जिन्हें अभी हाल में ही राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं नोएडा एसपी सिटी अरुण कुमार सिंह साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मेरा पहला सवाल है कि जनता से सीधे जुड़े हुए हैं आप, कोई भी आता है आपसे बहुत आसानी से उसकी मुलाकात हो जाती है, कैसा लगता है? देखिए, हमारा जो डेजिग्नेशन है वो लोक सेवक का है, पब्लिक सर्वेंट का, और जनता के लिए ही हम नियुक्त किए गए हैं, सरकार ने नियुक्त किया है। तो उससे अगर सीधा संवाद हो जाए तो मुझे लगता है कि उसका काम हो या ना हो, भाई काम उसका अगर विधि सम्मत होगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसे संतोष यह मिलता है कि मैं अपनी बात जहाँ कहना चाहिए था वहाँ मैंने कह लिया। और अगर वो गलत काम के लिए आया है तो फिर कहीं ना कहीं वो ये मान लेता है कि भाई मैं गलत चीज़ के लिए आया था और अगर मेरी नहीं सुनी गई तो इसमें कोई गलत बात नहीं। अगर किसी व्यक्ति का समस्या जेन्युइन है और उसे लगता है तो वो ज़रूर थोड़ा निराश होता है, लेकिन वो दोबारा आता है कि भाई एक बार हमारी सुनी तो गई थी जब हम गए थे। ऐसा भी हो सकता है कि पता नहीं किन परिस्थितियों में उन्होंने हमारे पक्ष में कोई निर्णय नहीं लिया, तो दोबारा भी आने का उसका साहस रहता है। तो बेहतर होता है कि आप जनता से संवाद बनाए रखिए, तो वो संतुष्ट असंतुष्ट जिस भी स्थिति में होगा, आगे भी आपसे जनता का व्यक्ति संवाद बनाए रखेगा, उसकी अपनी व्यथा आप सुनेंगे तो समाधान भी निकलता है। यद्यपि कि पुलिस में इसमें थोड़ी एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो सीधे पुलिस से जुड़े नहीं हैं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँ तो 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक यदि कहीं क्षेत्र में कोई समस्या नहीं तो प्रतिदिन मैं क्या सभी पुलिस अधिकारी अपने दफ्तरों में बैठते हैं और 2:30, 3, 3:30, 4 तक उठ पाते हैं, क्योंकि जो आ गया उसकी बात सुननी है। होता ये है कि हर व्यक्ति को ये लगता है, आम आदमी को, कि पुलिस हर मर्ज की दवा है, लेकिन हमारी मजबूरियां हैं कि कानूनी उपबंध जो हैं वो हमको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करते हैं। आज नोएडा में तमाम समस्याएं बायर बिल्डर की हैं, तमाम समस्याएं पोजीशन की हैं, तमाम समस्याएं कब्जे की हैं, जो सुबह से शाम तक हम सुनते रहते हैं। लेन देन की है, हमने इनसे इतने रुपए लिए थे, ये चीज़ मिलनी थी, नहीं मिली, या ये चीज़ क्वालिटी में ख़राब है, क्वालिटी में ख़राब है, उपभोक्ता फोरम जाइए। लेन देन का मैटर है, सिविल कोर्ट जाइए। कब्जे का मैटर है, सिविल कोर्ट जाएँ, कलेक्ट्रेट जाएँ, अथॉरिटी में जाएं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए लोग आते हैं, और इसी नाते हमारे पास क्राइम क्रिमिनल पे काम करने का जो समय है उसमें से कुछ कटौती हो जाती है, तो उधर गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस बात को जनता के बीच भी जागरूकता लाने की ज़रूरत है कि पुलिस से जुड़े कौन से मामले हैं जिसमें पुलिस से इंटरफेयर करने की बात लोग सोचें, और पुलिस उसमें इंटरवीन करे, करना भी चाहिए, क्योंकि हमारा बट मकान मालिक, किराएदार कचहरी जाने के बजाय हमारे पास आ जाते हैं। दोनों में से जिसकी भी समस्या हमारे पास, हमारी मजबूरी, हम कुछ नहीं कर सकते। चाहे मध्यम वर्गीय लोग हों या फिर ऊंचे तबके के लोग हों, हर लोग का आपके पास आना जाना है, आराम से आ जाते हैं। तो कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? जैसे अभी मैं देखता हूं आपके पास लोग आते हैं और हर चाहे छोटी समस्या हो, घरेलू समस्या हो, लेकर आते हैं, उसका निस्तारण आपके पास नहीं है, फिर भी वो लेकर आते हैं। तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कैसे निपटते हैं इससे? देखिए, मैंने बताया ना कि उनके पास मन में कहीं ना कहीं ये धारणा है
कि पुलिस हर समस्या का समाधान है। एक बेटी का बाप जिसके बेटी ब्याहने के बाद घर में किसी न किसी कारण से वहाँ कलह है, वो दहेज की हो सकती है, कोई और कारण हो सकता है, बेटी मायके में रह रही, वो आता है और कहता है कि इसकी बिलोंगिंग्स इसके ससुराल से चल के हमें दिला दीजिए। हमारे पास कोई ऐसा पावर नहीं है कि जो स्त्री धन है वो स्त्री धन दिलाने का कोई आदेश हम दे सकें, उसको एग्जीक्यूट कर सकें। न्यायालय से आदेश आएगा, उसे हम एग्जीक्यूट करा देंगे। इसी तरह से वो कहते हैं कि साहब बेटी को घर में ले चल के आप घुसवा दीजिए। हमारे सामने समस्या ये है कि भाई उसका ससुराल है, वो उस घर की मालकिन है, जाए। हम कितने लोगों को घर में घुसाते हैं, लेकिन उसको लगता है नहीं आप भेज दो। हमारी मजबूरी है कि अगर मान लीजिए हमने भेजा और उन लोगों ने उसके साथ कोई हादसा कर दिया, तो कल का पूरी सोसाइटी, मीडिया, कानून सब हमारे पीछे ये पड़ते हैं कि भाई पुलिस घुसाया आई थी उस घर में, पुलिस ने क्यों ऐसा कर दिया। पुलिस को एसेस करना चाहिए था कि इसमें उस घर में उस बच्ची की हत्या हो सकती है, उसके साथ प्रताड़ना हो सकती है, क्यों पहुंचाने गई। अब हमारी मजबूरी कि हम ये नहीं पूछ सकते कि एक पिता जिसने शादी की उसे भी तो असेस करना चाहिए था कि इस घर में उसकी बेटी का गुजर बसर होगा कि नहीं होगा। ये प्रश्न पूछना हमारे लिए टेढ़ा है, लेकिन हर आदमी कहता। और वही पिता जब बेटी को पहुंचाने की बात होती है तो साहब पुलिस के साथ घुसवा दीजिए। तो हमारी मजबूरी देखिए, किसी घर में कौन रहेगा नहीं रहेगा ये सब तय करना हमारा काम नहीं। बट अगर वो अपने घर जाती है और ससुराली लोग ज़बरदस्ती ये कहते हैं कि साहब हमारे इनके बीच जो है वो मुकदमेबाजी चल रही है, या साहब हमने दरखास्त लगा रखी है, या इन्होंने हमारे खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा लिखा रखा है, इस घर में कैसे रहेंगे। तो ये देखिए जो भी हो, लेकिन कानूनन तो उस घर में उसका हक बनता है। अभी जब तक डाइवोर्स नहीं हो जाता तब तक उसके हस्बैंड का घर है और वो रहेगी। लेकिन अब इसमें लोग ऐसे ऐसे आते हैं दोनों पक्षों से क्रिमिनल में उलझाने। लड़की का बाप आया बात करने और लड़के के घर वाले लिख देते हैं कि साहब हमारे घर में आए, हाउस ट्रेस पास किए और मारपीट करके चले गए दबाव बनाने के लिए। गलत है। अरे भाई समधी के यहाँ नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा अपनी बेटी की समस्या के समाधान के लिए। वो हाउस ट्रेस पास नहीं है, वो तो रिश्तेदार के घर आया है। लेकिन जब हम उलझाना चाहते हैं मामले को तो कानून की हम तोड़ मरोड़ करके व्याख्या करते हैं। समस्या यही है, अगर हम स्वयं सीधे चलें, सामने वाला भी सीधे चले, तो मुझे लगता है कोई दुर्घटना हो ही नहीं। सर अगर थोड़ा पहले जाएं, जब आप तैयारी कर रहे थे या तैयारी कर रहे होते हैं जो स्टूडेंट, उस समय कितना प्रेशर होता है? देखिए बेरोजगारी का प्रेशर हर विद्यार्थी पे होता है, चाहे जितना अच्छा हो पढ़ने में और चाहे खराब हो। अगर वो रोजगार के लिए पढ़ रहा है, और आज की तारीख में ये सच है कि हम सभी रोजगार के लिए पढ़ रहे हैं। हमारा जो चॉइस का फील्ड है उस फील्ड में हम चले जाएं, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएं, टीचर बन जाएं, प्रोफेसर बन जाएं, मीडिया में आ जाएं, फिल्म में चले जाएं, जैसा भी है, फैशन डिजाइनिंग में चले जाएं। तो जब हम उस समय तैयारी करते हैं, चूँकि देखिए अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। एक तो पदों की संख्या में उतनी बढ़ोतरी नहीं है, जिस रेशियो में जनसंख्या बढ़ी उस जनसंख्या में उस रेशियो में पदों की बढ़ोतरी नहीं। दूसरा, पहले जनसंख्या का एक छोटा सा हिस्सा इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तरफ था। आज गांव, रिमोट एरिया का भी लड़का वो भी इस प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो रहा है। तो जितना हमारे समय में प्रेशर था, मैं महसूस करता हूं उससे ज़्यादा प्रेशर आज है। हमारे समय में अध्यवसायी लोगों के लिए कि मटेरियल जुटा लिया, पढ़ लिया, ठीक है। आज मटेरियल पका पकाया नेट पे उपलब्ध है, मार्केट में उपलब्ध है। तो वो भी नहीं कि जो बड़ा जीनियस है, बड़ा लेबोरियस है, वो अपने से अपना नोट्स तैयार करेगा, अपनी तैयारी करेगा और वो पार कर जाएगा। पके पकाए नोट्स मिल रहे हैं, सारी चीज़ें मिल रही, सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं, और इस प्रतियोगिता में शामिल होने वालों की संख्या जो एक सीमित इलाके तक थी, सीमित परिवारों तक थी, वो पूरी सोसाइटी में है। तो इस नाते उसमें प्रतियोगियों की भी संख्या बढ़ गई है। वो फार्मों में आप नंबर से देख सकते हैं कितने लोग अप्लीकेंट हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब विद्यार्थी जीवन में पढ़ रहे थे तो उस समय कि माँ बाप ने गाढ़ी कमाई, परिश्रम से कमाए गए पैसे से विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा है, और अगर यहाँ से खाली हाथ गए तो उनके सपने तो टूटेंगे ही टूटेंगे। हमारी जो जिम्मेदारियाँ, हमारा जो नैतिक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है, एक पुत्र होने के नाते जिम्मेदारी है, हम उसका निर्वहन नहीं कर सकते। समाज में हमारा कोई स्टेटस नहीं होगा, और हम जो योगदान कर सकते थे इस पढ़ाई लिखाई से,
समाज के लिए, देश के लिए, व्यवस्था के लिए, उसमें हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। ये प्रेशर रहता है, हमेशा रहता है। और मैं महसूस कर रहा हूँ कि उत्तरोत्तर आने वाली जनरेशन के लिए और ज़्यादा है। हमसे पहले वालों के लिए कम था, हम पे उससे ज़्यादा रहा, और हमारे बाद वाली पीढ़ी के लिए हमसे ज़्यादा है। जब आपका सिलेक्शन हुआ तो कितनी खुशी हुई और सबसे पहले आपने किससे बताया? देखिए, सिलेक्शन होने के बाद निश्चित रूप से वो जीवन के जो अविस्मरणीय क्षण हैं, उन क्षणों में से वो क्षण होता है जब लोक सेवा आयोग के सूचना पट्ट पर या अखबार में आपका नाम छपता है। संयोग से जिस बैच में मेरा चयन हुआ, इस बैच में मैं अपने गांव पे था। लोक सेवा आयोग के सूचना बोर्ड पर हमारे छोटे भाई लोग इलाहाबाद में रहते थे। मैं आया था, गांव आया था, मैं भी उस समय वहीं था। उन्होंने वहाँ देखा और तत्काल उन्होंने ये सूचना की, मुझे भी की, मेरे पिताजी को की और पूरे परिवार को, सबको की। लेकिन मैंने ये सूचना सर्वप्रथम अपने पिताजी को दी, क्योंकि जीवन में जहाँ कहीं भी हूँ या आगे भी जो कुछ करने की प्रेरणा है आज भी, वो मेरे पिताजी और मेरी स्वर्गीय माँ के नाते है। तो इस नाते पिताजी जो उपलब्ध थे तत्काल सूचना देने के लिए, उनको मैंने दिया। माँ मेरी गांव में थी, लेकिन मेरी सूचना गांव तक पहुंचती उससे पहले मेरे गांव के और जो विद्यार्थी वहाँ रहते थे, उनमें से किसी को सूचना मिल गई थी। जो इलाहाबाद रहते थे, उनको, वो भी गाँव आए थे, उनको सूचना मिली थी। तो इस तरह से पूरे गाँव में वो सूचना थी। तो सबसे पहले सूचना मैंने अपने पिताजी को दी। वर्दी पहनने के बाद एक पुलिस अधिकारी की सोच में क्या तब्दीलियां आती हैं? देखिए, वर्दी वाला पुलिस अधिकारी भी एक नागरिक है और इसी समाज से वो भी आया है। उसके भी निर्माण में समाज ने वही खाद मिट्टी लगाई है जो किसी और की है। लेकिन वर्दी पहनने के बाद आपकी आम आदमी में एक पहचान होती है। मैंने अभी कहा ना कि तमाम लोग हमारे पास आते हैं जिनकी समस्याओं का हमारे पास कोई हल नहीं है, कानूनन हमारा दायित्व भी नहीं है, लेकिन आम आदमी की नज़रों में एक वर्दी वाला स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव लगता है। उसे दूसरे को ढूंढने में उसे परेशानी होती है। उसे लगता है ये सरकार का नुमाइंदा है, इस नाते वो आता है। तो वर्दी पहनने के बाद हमारा एक्सपोजर इस तरह का अपने आप सब जगह होने लगता है कि 24 घंटे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक नैतिक दबाव होता है कि हमको लोग शासन का प्रतिनिधि समझते हैं, शासन के प्रति जिम्मेदार समझते हैं और हमसे तमाम तरह की अपेक्षाएं लोग करते हैं। तो उनकी अपेक्षाओं पे हम कितना खरा उतरते हैं ये तो बात का विषय है। उन्हें कम से कम हम सुन तो लें। मैं पूरब के रहने वाला हूँ, जहाँ कहते हैं कि भीख नहीं कोई देगा तो तुमड़ी नहीं फोड़ देगा। तो अगर हमने उनकी सुन लिया तो उन्हें लगा कि मेरी व्यथा सुनी गई। आप देखें, मंदिर तक हम जाते हैं, कभी मूर्ति से कोई आवाज़ आती है, लेकिन हमें लगता है कि मैं गया और मैंने अपनी बात कही और भगवान ने मेरी बात सुन ली। तो यह कहीं ना कहीं मनोविज्ञान हमारी जहन में कि अगर सामने वाले ने हमारी बात सुन ली, इसका मतलब है कि वो हमारी समस्या के प्रति गंभीर है, कुछ सोचेगा, कुछ करेगा। तो मेरा ये कहना है कि वर्दी पहनने के बाद दायित्व बोध कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। इस नाते भी बढ़ जाता है कि तमाम निगाहें उधर आपको तरफ देखती हैं। सड़क पे गुजरते समय और किसी कोई देखे न देखे, वर्दी वालों को जरूर देखता है। इस नाते वर्दी वालों को हमेशा लगता है कि उनके लिए एग्जामिनर्स लगे हुए हैं। किसी बड़े ऑपरेशन के लिए खुद को कैसे तैयार करते हैं? देखिए, ऑपरेशन में इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है। जब इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है, उसके बाद उसकी एनालिसिस होती है और लगता है कि नहीं, ये सूचना पुख्ता है, इस पर कार्यवाही की जा सकती है। तो ऑपरेशन किस लेवल का होना है? आप एंटी डकैती इलाके में काम कर रहे हैं, उस हिसाब से योजना बनेगी। आप एंटी नक्सल ऑपरेशन में काम कर रहे हैं, उस हिसाब से योजना बनेगी। आप सामान्य इलाकों में काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से योजना बनेगी। और जिसके खिलाफ ये ऑपरेशन होना है, उसका क्या प्रोफाइल है? तो उस प्रोफाइल के हिसाब से अगर मुझे लगता है पुलिस ऑफिसर को कि उधर का फायर पावर इतना होगा, तो उसके फायर पावर का हम असेसमेंट करते हैं। उसका वहाँ सपोर्ट क्या होगा, मास में क्या सपोर्ट है,
किसी बात का डर होता है? देखिए, डर केवल ये होता है उस समय कि जाने अनजाने अगर किसी निर्दोष के साथ कोई बात हो गई तो पूरी सोसाइटी, पूरा सिस्टम, आपकी पूरी मीडिया बिरादरी ये सबसे पहले पुलिस वाले को कटघरे में खड़ा करेगी, जुडिशियरी सहित, क्योंकि इनमें से कोई भी उन परिस्थितियों में नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, चाहे वो माननीय न्यायालय हो, चाहे मीडिया हो, चाहे वो वरिष्ठ अधिकारीगण जो मौके पे नहीं गए हैं, मैं ही क्यों ना हूं। अगर मेरे सबॉर्डिनेट्स गए हैं, मैं मौके पे नहीं गया हूं, तो निश्चित रूप से मैं उस चीज का आंकलन उतना अच्छा नहीं कर सकता जितना उस ऑपरेशन में मैं स्वयं शामिल होता और परिस्थितियां मैंने देखी होती। तो इस नाते अगर कोई भय होता है तो केवल इस बात का भय होता है कि जिन परिस्थितियों में हम काम कर रहे हैं, उन परिस्थितियों में अगर किसी से कहीं कोई चूक हो गई किसी तरह की, वो ऑपरेशन की ही कार्यवाही में चूक हो जाए, ऐसी कोई चूक हो गई, तो उसकी एनालिसिस, उसका विश्लेषण, उसमें दोष का निर्धारण वो लोग करेंगे जो हम मौके पे थे ही नहीं, जिनके लिए वो कल्पना के अलावा और उसके बारे में कुछ नहीं सोच सकते, एजम्पशन कर सकते हैं, अपने जीवन की किसी घटना से उसकी तुलना कर सकते हैं, लेकिन 100% उनकी मौजूदगी तो है नहीं। इस नाते वो प्रत्यक्षदर्शी नहीं। और उसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि तमाम लोग इस धारणा से काम करते हैं कि पुलिस तो गलती करती ही है। आप जो ये प्री एजम्पशन आपका है, ये जो माइंडसेट है, अगर ये निकाल के लोग काम करें तो भय ना हो, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि इस माइंडसेट से सब लोग काम करते हैं। इसी नाते हमेशा एक भय बना रहता है कि चले हैं अच्छा काम करने, कहीं किसी तरह से कोई चूक हो गई तो ये ठीकरा सर फोड़ दिया जाएगा। सर, पब्लिक कहती है, लोग कहते हैं कि पुलिस जो है काम नहीं करती, ये तो पब्लिक का कहना है, तो ऐसे आरोप क्यों लगते हैं? देखिए, मैं आपसे बताऊं, पब्लिक में ही वो अपराधी भी हैं, वो भी पब्लिक के लोग हैं। और हमारे साथ जो है, हमारा काम ऐसा है कि दो पक्ष हमारे सामने हैं, एक ना एक को हमें नाराजगी एक की झेलनी। वादी के पक्ष में काम हो गया तो प्रतिवादी नाराज है, प्रतिवादी के पक्ष में हो गया तो वादी नाराज है। अगर दोनों बहुत उच्च नैतिक मूल्य के होंगे तो निश्चित रूप से सही बात आने पे चुप लगा जाएंगे कि नहीं, मैंने गलत था, इस नाते मेरे पक्ष में बात नहीं। लेकिन आज की तारीख में उच्च नैतिक मूल्यों की बात करना तो बेईमानी है। नैतिक मूल्य ही लोगों में नहीं है, जेन केन प्रकारेण हम अपने हिसाब से अपनी व्याख्या करते हैं। दूसरा, इस बात से मैं प्रमाणित कर सकता हूं कि अगर पुलिस काम नहीं करती है तो इसी आम जनता के लोग, नहर में पानी नहीं आ रहा तो भी पुलिस के पास, नहर का तटबंध टूट गया तो भी पुलिस के पास, सड़क में गड्ढा हो गया तो भी पुलिस के पास, स्पीड ब्रेकर चाहिए तो भी पुलिस के पास, बिजली का तार टूट गया किसी के पास, नोएडा जैसे शहर में आप सर्वे कर लीजिए तो मैं समझता हूं कि 90% लोगों के पास बिजली के कंट्रोल रूम का नंबर नहीं होगा। तार बिजली का टूटा, उन्हें बिजली के कंट्रोल रूम पे बताना चाहिए, स्पार्किंग हो रही बिजली के कंट्रोल रूम पे बताना चाहिए, ट्रांसफार्मर में आग लगी बिजली के कंट्रोल रूम को बताना चाहिए। वह भी पुलिस के 100 नंबर पे ही बताते हैं, या पुलिस के थाने को बताते हैं, या हमारी पीसीआर को फोन कर देते हैं, उनके पास पीसीआर का नंबर तो है। तो देखिए, ऐसा है कि हर आदमी अपने मन की करना चाहता है, ये स्वभाव है, मानव स्वभाव है। लेकिन मन की जो करने से रोकता है, स्कूल में जो टीचर ज्यादा डिसिप्लिन फॉलो कराता है, हमने भी गांव के स्कूल से पढ़ा है, उसका नॉमेनक्लेचर कुछ कर देते हैं बच्चे, तरह तरह का नाम रख देते हैं। वो सारे बच्चों की नज़रों में बड़ा अजीब सा टीचर होता है। तो पुलिस आपको 1 किलोमीटर बाद कट से यू टर्न लेना है और 150 मीटर रॉन्ग साइड ड्राइविंग के बाद आपका घर पड़ता है। आप 150 मीटर रोज रॉन्ग साइड ड्राइविंग करना चाहते हैं, वहाँ पीडब्ल्यूडी वाला रोकने नहीं आता, अथॉरिटी वाला रोकने नहीं आता, नगर निगम वाला रोकने नहीं आता, लेकिन पुलिस वाला रोकता है। ठीक, आप सड़क पे चल रहे हो, गाड़ी खड़ा करके आपने पान खाना शुरू कर दिया, पुलिस वाला था भाई गाड़ी बढ़ा, अरे भाई 2 मिनट में तो 20 गाड़ी लग जाएगी। तो बट नेचुरल है, माता पिता आप देख लो, जो चाचा घर में ज़्यादा डिसिप्लिन रखते हैं, बच्चे उनसे बहुत करते, खुंदस रखते हैं, अरे चाचा तो हमेशा ऐसा करता रहा। ठीक वही स्थिति है। दूसरे
जो लोग सोसाइटी के रूल्स तोड़ने वाले लोग हैं, ये भोपू बजा बजा के इस नाते चिल्लाते रहते हैं कि अगर पुलिस को कटघरे में रखोगे तो पुलिस बैकफुट पर रहेगी। एक आदमी शराब पी लेता है, ऊधम करता है, उसका ऊधम रोकने अगर कोई पुलिस वाला चला जाए तो उस समय तो भले नहीं बोला, अगले दिन बताया कि साहब दरोगा जी शराब पी के आए थे, दरोगा जी शराब पी के आए थे। चलिए, शराब पीना इस देश में जुर्म तो है नहीं, दरोगा जी 8 घंटे की ड्यूटी पे है ना, लेकिन उसके बाद भी वो 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनके भी खाने पीने का समय होगा। तो आप उनका ड्यूटी आवर्स तय कर लीजिए, उतने समय तक नहीं पिएंगे भाई, पी के नहीं आएंगे। इससे ज़्यादा हम जो अपेक्षा करते हैं वो इसी नाते है। तो एक माहौल बनाया जाता है कि कोतवाल को ही कटघरे में खड़ा कर दो। जब कोतवाल कटघरे में हो जाएगा तो गलत करने वालों को कोई टोकने टोकने वाला नहीं बनेगा, तो इस नाते ऐसा चलेगा। तो मेरे पास 2 तर्क हैं। एक तो ये कि कोतवाल को ही सवालिया निशान में खड़ा कर दो तो कोई तो रोकेगा टोकेगा नहीं, और दूसरा ये कि अगर पुलिस कुछ नहीं करती है तो ये सारे काम, किसी दिन आप किसी भी पुलिस अधिकारी के दफ्तर में, मेरे ही दफ्तर में बैठ के एक सर्वे कर लीजिए सुबह से शाम तक, आप देखिए मेरे पास कितनी शिकायतें आती जिनका संबंध दूसरे विभागों से है। ये मैंने अनुभव के आधार पर कहा है। भगवान शंकर साहब मेरे डीएम हुआ करते थे सोनभद्र में, और 2 तहसील दिवस में उन्होंने अपनी पेंसिल कलम लेके चार्ट बनाया कि समस्या किसकी है, और पब्लिक वाले से पूछते थे किसको भेज दें, तो कहता साहब पन्नूगंज के दरोगा जी को भेज दें, साहब वो दुद्धि वाले कोतवाल साहब को भेज दें हमारी दरखास्त। और जब उन्होंने निकाला तो 80% ऐसे मामले थे जो लोगों के दूसरे विभाग के थे, लेकिन वो पुलिस से ही कराना चाहते थे। उन्होंने तहसील दिवस की मीटिंग में कहा कि ये देख लीजिए, पब्लिक चाहे जितना पुलिस की निंदा कर ले, लेकिन वो ये मानती है कि अगर उसकी दरखास्त पुलिस को चली जाएगी तो जरूर कोई न कोई अटेंड करने आएगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। तो मैं एक सीनियर IAS अफसर, जो आज की तारीख में मुझे लगता है कि कमिश्नर रैंक से नीचे नहीं होंगे, वो मेरे कलेक्टर हुआ करते थे, और 2 तहसील दिवस में उन्होंने आंकड़े निकालने के बाद बताए कि 80% पुलिस के पास वो लोग जाना चाहते हैं जिनसे पुलिस से कोई मतलब नहीं। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भावना बन गई है कि जो है आरोप मर देना है पुलिस के ऊपर कि पुलिस काम नहीं करती। अब भाई मैं फिर यही कह रहा हूं ना कि एक लड़की जो पीड़ित है अपने ससुरालियों से, और उसका फादर हमारे पास आता कि इसका स्त्री धन, इसकी बिलोंगिंग्स इसके घर में सब दिलवा दीजिए, इसका हिस्सा दिलवा दीजिए, इसको उस 4 कोठरी का मकान 1 कोठरी इसको दिलवा दीजिए। हमारे पास नहीं है पावर। आज ये सारे लोग नोएडा में परेशान हैं कि साहब बिल्डर्स ने पैसा ले लिया, बिल्डर्स ने पैसा ले लिया और मकान नहीं दे रहे हैं। ये बताइए, उनका इनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ उसमें पुलिस कहीं है? और ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट अगर हो रहा तो देन गो टू कोर्ट। अब लोग उसको ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बना के हमारे पास आ जाते हैं, 406 के नाम पे हमारे पास आ जाते हैं। उस 406 में हम कर सकते हैं, बहुत करेंगे, हम चार्जशीट भेज देंगे, लेकिन उनको तो जब उनका फ्लैट मिल जाए तो उन्हें लगेगा काम हो गया, या उनका पैसा हम वापस दिला दें, जो दोनों हमारे हाथ में नहीं है। तो आज की तारीख में अगर नोएडा में आप ढूंढेंगे तो 1-1.5 लाख जो लोग बताए जा रहे हैं कि बिल्डरों के मारे पड़े हुए हैं, वो और उनके परिवार में 2, 4, 5 आदमी अगर हैं तो 5 लाख लोग तो वैसे ही पुलिस के निंदक मिल जाएंगे। साहब उसने ऊपर वाले फ्लोर पे रहता है, नीचे वाले में मैं रहता हूं, उसके बाथरूम से पानी रिसता है, उसके बाथरूम से पानी रिसता है, इसमें पुलिस क्या कर सकती है? इन समस्याओं को लेकर भी लोग पुलिस के पास आते हैं। इन्हीं समस्याओं के लिए हमारे पास ज्यादा लोग आते हैं। उसके बाद होता है पुलिस काम नहीं करती, उसके बाद होता है कि पुलिस काम नहीं करती। हमारे पास पावर्स तो हों, साहब वो किराएदार किराया नहीं दे रहा है, साहब वो बिल्डर ने बिजली के मीटर जो हमारा उसने बंद कर दिया। भाई बिजली के मीटर बंद करना नहीं करना ये हमारा काम है? आपका बिल्डर का एक एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट के तहत आपको उनके बीच रहना है। क्या आप देंगे सोसाइटी का मेंटेनेंस, वो क्या सर्विसेज क्या दें? अगर वो नहीं पूरी हो रही तो गो टू सिविल कोर्ट, गो टू कंज्यूमर फोरम। उसमें दरोगा जी को कहां पावर है भाई? हसीन बंटी को मार गिराने के बाद पुलिस महकमे के लिए आप प्रेरणा स्रोत बने। देखिए ऐसा नहीं है, पुलिस में बहुत सारे ऐसे लोग हमारे हैं जिनके जो मेरे भी आदर्श हैं, और हमेशा कोई न कोई होता है। हसीन बंटी उस समय बरेली इलाके के लिए एक टेरर था, बड़े बड़े लोगों से फिरौती लेना, रंगदारी मांग लेना। हमसे पहले भी पुलिस ने उसे अरेस्ट करके जेल भेजा, बेल पे बाहर आया तो फिर उसने करोड़ों में फिरौती एक बड़े उद्यमी से मांगना शुरू किया था। पुलिस के लिए उस समय चुनौती थी, और ये लगता था कि अगर किसने कोई वारदात कर दी तो पुलिस की बड़ी किरकिरी होगी। ऊपर वाले का कुछ कृपा रही, और हसीन बंटी संजोग से ज़्यादा ही डेयरिंग काम कर बैठा, जिसकी वजह से
वो पुलिस के घेरे में आए और भागते हुए वो उसी रास्ते निकल गया जिधर पहले से ऑलरेडी पुलिस के लोगों का मूवमेंट था, ये मानते हुए कि इधर उसका लोकेशन है। और फिर आमने सामने की फायरिंग हुई जिसमें वो मारा गया। तो बट नेचुरल है, जब पुलिस को कोई सफलता मिलती है तो उस समय सारे लोग उत्साहित होते हैं। तो उस तरह का उत्साह उस समय बरेली में भी था। बड़ी भूमिका उसमें हमारे एसएसपी की थी और हमारी जो टीम थी नीचे सर्विलांस की लगी हुई उसकी थी। तो कहीं ना कहीं सब लोगों को ये लगता है कि नहीं, उत्साह बढ़ता है। तो आप जो टीम होती है वो टीम सबके लिए आइडियल हो जाती है, मॉडल हो जाती है। तो उस तरह चूँकि सफलता मिली तो हम लोग भी लोगों के लिए थोड़ा प्रेरणा स्रोत बने। लोग कहते हैं नक्सलियों के लिए आपका नाम ही काफ़ी हथियार डलवाने के लिए, कितनी सच्चाई है? देखिए, वो बहुत बीते दिनों की बात हो गई। लगभग 14 साल पहले मैं उस ऑपरेशन से बाहर आ गया। 2001 से लेकर 2004 नक्सलियों का फेज़ 2000 से लेकर के 2007-08 तक उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, चंदौली और सोनभद्र 3 जनपदों में वो उनका पीक समय था। 2000 से लेकर 2008 तक मैं कहूँ। 2001 में मेरी भी वहाँ पोस्टिंग हुई और 3 साल पूरे 3 साल 1 दिन मैं उस ऑपरेशन में रहा और तमाम इनकाउंटर्स हुए। रात रात भर हम लोग जंगलों में रहे। एक बार हम लोग निकले और जंगल की कॉम्बिंग करते 21वें दिन लौटे। जब हमारे आईजी विक्रम सिंह साहब हुआ करते थे सोनभद्र पहुँचे, उन्होंने कहा कि नहीं, इतने लंबे समय तक नहीं, वापस बुलाइए। तो उस दिन हम लोग लौट के वापस आए। लेकिन एक तरह से हम लोगों के लिए भी वो बड़ा कह लीजिए जब प्रेरणा का विषय बन गया था कि नहीं ठीक है, जंगल में हम इनका पीछा करते हैं, देखते हैं ये कहाँ कैसे क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो उस समय ये ज़रूर था कि नक्सलियों के बारे में बहुत कुछ वेयर अबाउट नहीं मालूम था। जब 2001 में हम लोग गए या नक्सली बेल्ट छोड़ा तो वो समय ये मैं कह सकता हूँ कि उनके पूरे गैंग वेयर अबाउट कैसे कैसे क्या है वो सब कुछ हो गया। और बल्कि उनको हम लोगों ने लेखबद्ध भी किया। हमारे एक एसपी हुआ करते थे के सत्यनारायण साहब ने, फिर उन्होंने उसको एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित भी कराया। यानी डॉक्यूमेंटेशन हमारा पूरा हो गया, मोर्चेबंदी पूरा हो गई। और जिन इलाकों में पुलिस के लोग जाने में संकोच करते थे, उन इलाकों में हमने अपनी पोस्ट बनाई, अपनी चौकियां खोली और बिल्कुल मोर्चे पे खड़े रहे कि अब आमने सामने का मुकाबला होगा। तो कहीं ना कहीं पुलिस का अपर हैंड करके हम लोग आए थे और उस दौर में तमाम नक्सली मुठभेड़ों में मारे गए, बहुतों ने सरेंडर किया। और कोई घटना हो जाए तो ये नहीं था, हम लोग कहीं ना कहीं से इतना हमारा नेटवर्क, आम जनता का विश्वास हम जीत चुके थे कि हमें सूचना मिल जाती थी कौन गैंग आया है। और बहुत सारे बड़े लोगों ने उसमें से फिर आत्मसमर्पण भी कर दिया। 1-2 लोग बिहार और झारखंड में पॉलिटिकल विंग में चले गए, अपना वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मुझे तो पता चला कि 1-2 लोग विधायक सांसद तक भी पहुंच गए। लेकिन ये सही है, इस बात का संतोष होता है कि शासन ने, सरकार ने, विभाग ने जो दायित्व जो समझ करके भेजा था, उसमें जिस छोटी सी भी कड़ी पे मैं था उसको 3 साल में बखूबी पूरा किया। और कहीं नक्सलियों से लुक छिप के नहीं जाना पड़ा। आमने सामने हम लोगों ने आमने सामने मुचहटा लेने की स्थिति बना करके और मुचहटा ले करके उनको बैकफुट पे ढकेल कर उन्हें बिहार और झारखंड की सीमाओं तक पहुंचा के उसके बाद ट्रांसफ़र हुआ। ट्रांसफ़र की प्रक्रिया होती है, 3 साल एक जनपद में बहुत होता है, वो भी ऑपरेशनल स्थिति में ट्रांसफ़र हो गया। मैं भी दूसरी जगह चला आया। अभी हाल में ही राष्ट्रपति पुलिस पदक द्वारा सम्मानित किया गया है आपको। हाँ, ये पदक की घोषणा तो 15 अगस्त 2016 में हुई थी, लेकिन अभी पिछले पुलिस परेड में वो पदक महामहिम राज्यपाल जी के हाथों वो पदक दिया गया। वो हसीन मंटी इनकाउंटर जिसकी आपने पीछे चर्चा की, उसी घटना के क्रम में वीरता के लिए वो पुलिस पदक राष्ट्रपति महोदय ने दिया था। घोषणा उसकी हो गई थी और मेडल सेरेमनी अभी पिछले अप्रैल में पुलिस लाइन्स के परेड ग्राउंड पे लखनऊ में हुई थी, जहाँ सारे अधिकारियों को जिनको प्रेसिडेंट मेडल मिले थे, जिस भी कैटेगरी में मिले थे, वो सब राज्यपाल महोदय ने दिया। परिवार के लिए कैसे टाइम निकालते हैं? देखिए, किसी पुलिस वाले के लिए ये एक विषय बड़ा आपने दुखती रग की बात की। हर पुलिस वाले के यहाँ ये है कि उसके लिए फैमिली के लिए समय नहीं है और वो कहीं ना कहीं चाहे जिस रैंक पे व्यक्ति हो, मैं सिपाही से लेके और अपनी रैंक तक की तो मेरी अनुभूतियाँ हैं, लेकिन उससे ऊपर का जो कुछ है उसे देख करके बता सकता हूँ। शायद डीजी साहब के रैंक पे भी ये समस्या है पुलिस वाले के लिए
तो परिवार को समय देने में और जितना देना चाहिए और जितना और विभागों के लोग दे लेते हैं उतना नहीं दे पाते हैं, तो निश्चित रूप से इसका श्रेय मैं पुलिस वालों की पत्नियों और उनके बच्चों को देता हूँ कि वो इसमें हमारी सेवा में बाधा नहीं बनते, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ वो करते हैं हमारे साथ साथ वो भी। तो इसका श्रेय मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हीं को देना चाहूँगा। लेकिन चूँकि हम कहीं ना कहीं पब्लिक की सेवा में हैं, इस नाते हमारे परिवार के लोग भी, हमारे माता पिता, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, भाई बहन, जो भी पूरा परिवार है, वो लोग भी इस चीज़ को ये मान के चलते हैं कि चलिए ठीक है, कहीं ऐसा नहीं है कि किसी गैर वाजिब चीज़ों में हम समय देते हैं और उन्हें समय न मिलता। उन्हें लगता है कि एक वाजिब सेवा जो शासन, सरकार, समाज ने उनको सौंपी है, उस वाजिब सेवा में समय दे रहे हैं, तो हमें भी इनका सहयोग करना चाहिए। और उनकी इसी भावना के नाते मुझे लगता है कि पुलिस वाले अपने परिवार की इसी भावना के नाते इस दिशा में काम कर पाते हैं, वरना 8 घंटे से ज़्यादा सप्ताह भर, महीने भर, साल भर या फिर कहें वर्षों वर्ष पूरी सेवा भर समय देने पर कहीं ना कहीं कठिनाई ज़रूर आती, बट वो सारी कठिनाइयाँ परिवार के और आपसी सामंजस्य से ठीक हो जाती हैं। एक आखिरी सवाल करूंगा, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो IAS IPCS की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि जिस ऊर्जा से वो तैयारी कर रहे हैं, जिस डेडिकेशन से तैयारी कर रहे हैं, जो उन्होंने टारगेट फिक्स कर रखा है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए जितना परिश्रम हो सकता है वो परिश्रम करें, अध्यवसायी बने, और उनके लिए शुभकामना है कि वो अचीव करें। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि प्रयास करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है और जो वहाँ टारगेट्स हैं जिन पे निशाना लग सकता है उनकी संख्या बहुत कम है। तो कुछ लोगों को वहाँ सफलता नहीं मिलेगी, उन्हें वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना है कि जो इस काम के लिए लगे हैं और वाकई मन से लगे हैं, तन्मयता से लगे हैं, वो अपने अध्यवसाय में इन चीज़ों में इतना अचीव कर लेते हैं कि सोसाइटी के जिस फील्ड में जाएंगे वो निश्चित रूप से बेहतर करेंगे। और उनको ये होना चाहिए कि उस असफलता से वो निराश ना हो। उनको ये होना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमको परमात्मा में भी विश्वास करना चाहिए कि विधाता ने उन्हें कहीं और भेजा है, किसी और काम के लिए भेजा है। हमने जो चयन किया ठीक है, वो लक्ष्य हमें नहीं मिला, लेकिन जिसके लिए उसने भेजा है, अब जो जिम्मेदारी वो दे रहा है, जो जिम्मेदारी समाज दे रहा है, जो जिम्मेदारी सरकार दे रही है, उस जिम्मेदारी को हम बखूबी अगर निभाएं तो वहाँ भी उनकी पहचान बनेगी। मैं स्वयं इसका एक उदाहरण हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बनना चाहता था या हाई कोर्ट में प्रैक्टिशनर। हाई कोर्ट की प्रैक्टिस मेरे फादर ने नहीं करने दी। यूनिवर्सिटी की लेक्चररशिप मैं दुर्भाग्यशाली था कि बहुत जगहों पे साक्षात्कार देने के बाद भी मुझे नहीं मिली। लेकिन मुझे लगता है कि परमात्मा ने इस माध्यम से एक सेवा दी थी, तो उस सेवा में मैं आ गया। और उसका आदेश है, समाज का आदेश है, सरकार का आदेश है। इसमें समन्वय स्थापित करके इसी में बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए कि जिस प्लेटफार्म पे आप हैं उस प्लेटफार्म पे कम से कम कोई ये ना कह सके कि अपने प्लेटफार्म की ड्यूटी परफॉर्म करने में आप चूक गए। बहुत अच्छा हम नहीं कर पाए, लेकिन चूकने वालों की श्रेणी में भी न रहें। अगर इस भाव से हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से कभी पीड़ा नहीं होगी। और मैं इसी भाव से करता हूँ कि परमात्मा ने ठीक है विश्वविद्यालय में पढ़ाने का अवसर नहीं दिया, लेकिन जो भटके हुए लोग हैं उनको पढ़ाने का काम पुलिस ही करती है, तो उनको पढ़ाने का काम मिल गया। बिगड़े हुए विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम मिल गया, तो इस दिशा में काम किया जाए। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे नोएडा सिटी के SP अरुण कुमार सिंह। इन्होंने सारे सवालों का जवाब बेबाकी से दिया। आप देखते रहिए नेटवर्क न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।